नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं अन्नदाता की, देश के किसान की, उसे मिलने वाले दाम की और मेहनत की माकूल कीमत की। और ये चर्चा आज क्यों? क्योंकि कल आपने, मैंने, हम सब ने, देश ने अपने एक महान सपूत, एक अजीम शख्सियत को खोया। उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप में से बहुत सारे लोगों को नाम नहीं पता होगा, यह भी एक अजीब विडंबना है। देश के जो असल आर्किटेक्ट्स हैं, हम उनको जानते ही नहीं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। 60 के दशक में जब हम भुखमरी के जंजाल में फंस गए थे, सड़ा गला अनाज भी इंपोर्ट करने पर मजबूर हो रहे थे, भीख का कटोरा लिए दुनिया के सामने खड़े हुए थे, तब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के दिमाग ने, उनके मजबूत कांधों ने देश को संबल दिया। हरित क्रांति लेकर आए। हाई यील्डिंग वैरायटीज जो धान की और गेहूं की, वो इजाद की गई। और अब आलम यह है कि अपना तो हम पेट भर ही लेते हैं, हम दुनिया की मदद भी कर सकते हैं। 81 करोड़ 10 लाख लोगों को सरकार हर महीने 5 किलो अनाज भी देने की स्थिति में है। यह सब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की देन थी। एबीपी न्यूज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो काम हमारे लिए छोड़ गए, क्या हम उन्हें अनदेखा भी कर रहे हैं? मैं स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहा हूं। अब आपके दिमाग के बल्ब जले होंगे। बहुत चर्चा हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्वंद्व चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 2004 से 2006 के बीच यह समिति थी, मनमोहन सरकार ने यह समिति बनाई। फिर जब लागू करने की बारी आई, 201 सिफारिशें थी, 175 मनमोहन सरकार ने लागू की। 25 बड़ी सिफारिशों की बात कर रहा हूं, वो लागू की मोदी सरकार ने। लेकिन सबसे अहम जो सिफारिश थी, वो थी किसानों को मेहनत की माकूल कीमत दिए जाने को लेकर C2+50% का फॉर्मूला। वो आज तक लागू नहीं हुआ। A2+FL पर 50% और ऊपर दाम देने का, एमएसपी बांधने का दम भरती रहती है मोदी सरकार। किसान कहते हैं आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बाजीगरी की जा रही है। यह तो C2 तक भी नहीं आता, A2+FL और उसके ऊपर 50%। उस डिटेलिंग में मैं जाऊंगा। पहले किसान की आज की हकीकत क्या है, कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। किसान की विशुद्ध किसानी से आय है 27 रुपए प्रतिदिन। 27 रुपए विशुद्ध किसानी से। मजदूरी से वो ज्यादा कमा रहा है। 2014 में किसान पर 47,000 रुपए का कर्ज था। अब कर्ज बढ़कर 74,121 रुपए हो चुका है। जो किसान खुदकुशी करते हैं, कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, 2016 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े जुटाने की जहमत ही छोड़ दी। हमें यही नहीं मालूम किसान किस हाल में है। हर रोज की बात कर रहा हूं, 2021 में हर रोज 4 किसान आंदोलन हुए, और यह तो कोरोना काल था। 2020 में 6। हर रोज
पंजाब में अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बरसात हुई, ऐसी बारिश की मार हुई कि फसलें, खड़ी फसलें बह गई, दोबारा उगाई वो फिर बह गई, रेत भर गया। 50,000 करोड़ का वो मुआवजा मांग रहे हैं, एक पैकेज मांग रहे हैं। सबके कान, आंख, नाक सब बंद हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड पीएलआई मांगता है तो भागे भागी फिरती है सरकार, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने के नाम पर। किसानों के लिए कोई पैसा नहीं है। 116 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं पंजाब में। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, किसानों की हकीकत आपको बता रहा था। देवेंद्र शर्मा जाने माने एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक अध्ययन किया 1970-71 में गेहूं के दाम क्या थे, पाया कि 76 रुपए प्रति क्विंटल। 2014-15 में ये 1400 से कुछ ऊपर का आंकड़ा पार कर गए, यानी कि 19 गुना बढ़ोतरी। भाई गेहूं बेचेगा, दाम से अंदाजा लग जाता है कि कमाई भी 19 गुना हुई। जबकि एक सरकारी कर्मचारी की आय इसी दरमियान, इसी कालखंड में 120 से 150 गुना बढ़ी। एक प्रोफेसर की 150 से 170 गुना, और स्कूल टीचर की तो 280 से 320 गुना। तो ये किसान को मेहनत का इनाम मिल रहा है क्या? ये इनाम देते हैं हम, अन्नदाता कह देते हैं, जय किसान कह देते हैं। ओईसीडी और इक्रियर ने एक स्टडी की, और ये बाजार की पैरवी करने वाले लोग हैं। उन्होंने पाया कि 2000 से 2015 के बीच भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह हमारा पूरा बजटरी आउटले है इस साल का, 2023-24 का। 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि एमएसपी पर खरीदी ही नहीं हो रही है। पर एमएसपी तय किस बात को लेकर होती है? वही तो फॉर्मूला दिया था एमएस स्वामीनाथन ने कि भाई C2+50 करो, उसमें जमीन की कीमत, उसमें जितने औजार आप इस्तेमाल करते हो उसकी रेंटल वैल्यू क्या हो सकती है, उसमें फैमिली लेबर, उसमें खरपतवार, उसमें कीटनाशक, बीज, खाद जो डाला जाता है, जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी नॉर्मल धंधे में इन सब का आकलन किया जाता है, लागत में इन्हें जोड़ा जाता है, और उसके ऊपर 50% देना था। एमएसपी को तो कानूनी जामा पहनाने की बात 2011 में ही कर दी थी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए। पर असल खेल तो कीमत तय करने को लेकर है। यह सीएसीपी नाम की चिड़िया कहां से लेकर आती है इन आंकड़ों को? वो तो कहते हैं 162 रुपए प्रति क्विंटल लागत है गन्ने की। गन्ने पर एमएसपी नहीं होती, एफआरपी होती है, पर 162 रुपए प्रति क्विंटल। और पंतनगर से लेकर लखनऊ से लेकर तमाम अनुसंधान केंद्र जो हैं वो कहते हैं 280 से 312 रुपए से नीचे लागत हो ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो ये C2+50 नहीं दिया जाएगा तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? 31 दिसंबर 2022 तो जा चुकी, आय दोगुनी होनी थी। 10,218 रुपए आय है किसान की, इसमें मजदूरी और बाकी सब चीज, पशुपालन जोड़ लिया गया है। दो 2014 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा हम C2+50 देंगे, और हमलावर थी कांग्रेस पर। कांग्रेस ने तो यह लागू ही नहीं की। मतलब सब इस नैया में जो सवार हैं, इस हमाम में सभी नंगे हैं दरअसल। पर दावा करने वाली बीजेपी ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक हलफनामा दाखिल किया।
उस वक्त के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह, हलफनामे में कहा गया कि C2+50 अगर लागू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। और जहां पैसे की बात आती है तो पिछले 3 सालों में कृषि मंत्रालय, सरकार बताती है देखिए 25,000 30,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ हमने बजट कर दिया कृषि का। इसमें बहुत सारे हेडिंग्स को जोड़ दिया गया है, ये अलग बात है। पर पिछले 3 सालों में 44,015 करोड़ रुपए इस्तेमाल ही नहीं किए गए, जो कृषि मंत्रालय को दिए गए थे, वापस कर दिए गए। तो ऐसे में किसान का भला होगा क्या और कब होगा? यही है आज का सीधा सवाल। और सवाल क्या है? अलविदा स्वामीनाथन, C2+50 पर होगा मंथन। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी MS स्वामीनाथन के लिए। और किसान की मेहनत कब लगेगी सही कीमत? चर्चा में मेरे साथ नरेश सिरोही हैं, बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, किसान चैनल भी चला था इस सरकार में, कहां है मालूम नहीं पर चलाने शुरुआत करने वाले नरेश सिरोही थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा हैं मेरे साथ। देवेंद्र शर्मा का मैंने जिक्र किया, देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति बनाई थी किसान आंदोलन के वक्त, वो बाद में 3 सदस्य की रह गई थी। उसी में शामिल थे अनिल घणवत, चेतकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो इन्होंने रिपोर्ट दी, सीलबंद लिफाफे में दी, मार्च में दी गई, अप्रैल में खुलनी थी, 2 साल हो गए, कुछ अता पता नहीं। और साथ ही साथ किसान नेता धर्मेंद्र मलिक भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। नरेश सिरोही, MS स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं है, पर उनके मन को, उनकी आत्मा को शांति क्या तब मिलेगी? ये C2+50 जो वो कहकर गए थे और जिस पर वादा भी किया गया, वो लागू होगा ये लागू कभी? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और देश ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ही नहीं, एक बहुत बड़ा जो संवेदनशील व्यक्ति था वो भी खो दिया है। कृषि के लिए उनके मन में जो भाव थे, मैं उनसे कई बार मिला जब वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तब मैंने जाना कि उन्होंने जो हरित क्रांति से लेकर सदाबहार हरित क्रांति की बात की। हरित क्रांति से जो उपजे परिणाम थे, उसके जो उनको लगा कि इससे चूक हुई है, सदाबहार क्रांति से वो उसको दूर करना चाहते थे। और उसका रिफ्लेक्शन 5 रिपोर्टों में जो उनकी है उसमें दिखाई देता है। किसानों के लिए सदाबहार क्रांति कब आएगी? जब तक दाम नहीं मिलेंगे सही। उसी बात को स्वामीनाथन जी ने पकड़ा और स्वामीनाथन जी ने किसान के सम्मान की बात भी उसमें की कि सम्मानजनक जीवन किसान कैसे जिएगा जब तक उसको हम लाभकारी मूल्य नहीं देते। उत्पादन की बात अब तक होती रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और ईमानदारी से उसकी कीमत का रोज सड़कों पर बैठना पड़ता है, धरने देने, रोज सड़कों पर बैठना पड़ता है। उन्होंने किसान की परिभाषा में जो भूमिहीन किसान थे, जो छोटे और लघु किसान थे, छोटे और लघु तो 86% किसान छोटे और लघु ही हैं। उन्होंने मछुआरों की बात की, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जो किसान लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भी किसान के श्रेणी में रखा। यहाँ तक के पशुपालन और रेशम पालन के करने वाले के लोगों को भी उन्होंने किसान। पर बात है लागत की नरेश सिरोही, किसान की जो लागत है उसका मूल्यांकन करने में सरकारों को दिक्कत क्यों आती है? देखिए संदीप जी, मैं बहुत बार कह चुका हूं और मैंने नहीं कहा है, वो भारत सरकार ने कहा है अपनी कृषि नीति बनाने में और बहुत रिपोर्टों में कि देश की सापेक्ष जो मूल्य नीति है वो किसानों के विपरीत है। हर 7 साल में किसानों की आमदनी अन्य व्यवसायियों के मुकाबले आधी होती चली जाती है।
जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, एमएसपी हमने बढ़ा दी जी, 53% फलाने की, 51% पिछले 9 सालों में। अरे कुल मिलाकर आप अगर एमएसपी का देखें तो 4 से 5%, और उसमें भी पुट गेहूं और धान का ज्यादा है। कईयों में तो 1%, 2% बढ़ोतरी होती है। महंगाई दर 7.44% पर चल रही है। बाकी वस्तुओं के दाम जिस रेशो में बढ़ते हैं, किसान के उत्पादन के दाम उस रेशो में नहीं बढ़ते। लागत 30% बढ़ गई है पिछले 2 सालों में, गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसानों के खेतों की लागत बढ़ी है और उनके जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज है उनकी लागत भी बेहताशा बढ़ी है। तो दोनों तरफ से किसान मार खा रहा है। उसके खेतों की लागत भी बढ़ी है और उसके उपयोग के जो चीजें हैं। C2+50 का वादा किया गया था घोषणा पत्र में 2014 में बीजेपी के। देखिए, डॉक्टर जोशी उसमें उस समय मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे और कृषि नीति में जो किसान वाला पक्ष था उन्होंने वो मेरे जिम्मे लगाया था। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं स्वामीनाथन जी से जुड़ा रहा और उस रिपोर्ट से भी अपना योगदान देता रहा, मैंने सबसे पहले उसमें वही डॉक्टर साहब से कहा कि इसमें किसानों को उनकी लागत का मूल्य जो है ईमानदारी से मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला दिया है उसके अनुसार अपने को लागत देख के किसानों को जब तक हम नहीं देंगे। मई 2014 में सरकार बन जाती है। फरवरी 2015, अगर तारीख मुझे सही तरह से याद है, 8 फरवरी को हलफनामा दिया जाता है जी, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। देखिए संदीप जी, जो सरकार से जुड़े हुए नीति निर्माता हैं, नीति निर्धारण करने वाले हैं, तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, ईमानदारी की बात यह है कि सरकार पे उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, हम जैसे लोगों का प्रभाव बहुत कम रहता है। 162 रुपये गन्ना उसकी लागत है। आपकी भी खेती है, मेरी भी खेती है। आप अपना खेत दे देंगे 162 रुपये में? उगा दो गन्ना मेरे लिए। मैं तो कहता हूं सरकार को ठेका दे देना चाहिए कि जितनी भी किसान, मैं ठेका देने को तैयार हूं अपनी जमीन। हाँ, हम अपनी जमीन का 162 में उगा दो और ऊपर के पैसे मुझे जो दे लागत दो, निकालते तो मैं 350 रुपए का दाम भी कबूलने को तैयार हूं। नहीं, मैं 300 का भी कबूलने को तैयार हूं। अगर मेरी लागत 162 रुपए, 65 रुपए, 170 रुपए आती हो, 200 रुपए भी आती हो, तो भी मैं 300 अभी ऐसा चक्रवात आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ढह गई सारी की सारी फसल, उसे फिर खड़ा करने में लगे हुए हैं लोग। संदीप जी, आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है, मुझे लगता है कि खाद्यान्न का भी गहरा संकट हो जाएगा। अभी जो हमने मुफ्त में राशन बांटा है, ये भी किसान की बदौलत है। ये भी किसान की बदौलत बांट पाए, वरना किसी की ताकत नहीं है। और किसान तो मैं बताता हूं, किसान तो जो महंगाई दर बढ़ती है उसका जो बोझ है वो किसान पे पड़ता है। किसान तो वो सेफ्टी वॉल है, जब चाहो उसका गर्दन दबाओ और उससे नींबू बना रखा है कि जितना दबाओगे उतना ही रस निकालेगा। किसान अब वो रस देता भी है। कोरोना काल में 3.5% की विकास दर की बदौलत कृषि क्षेत्र की हम अपनी वो 23.9% का गोता खाया था, हमारी अर्थव्यवस्था ने तब भी संभल गई थी। लेकिन चरण सिंह सप्रा किसान को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है। सही श्रद्धांजलि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को यह होगी कि C2+50% का उनका फॉर्मूला लागू किया जाए। संदीप जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा स्वर्गीय स्वामीनाथन जी को। और आपने सही कहा कि C2+50 अगर सरकार तय करती है तो ये निश्चित रूप से ये एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी, जिन्होंने हरित क्रांति के प्रणेता जिनको कहा गया या जनक कहा गया जिनको। लेकिन जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, सारे आंकड़े बता रहे थे, एक तवज्जो देने वाली बात यह भी है, चाहे जो अभी सिरोही साहब बोल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो कितने असहाय थे, यानी कितने हेल्पलेस नजर आ रहे थे। यानी जो सरकार 44,000 करोड़ रुपया जिसका बजटरी प्रोविजन वो लैप्स हो जाए, वो वापस चला जाए,
जिसकी सत्ता में 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की ये आय हो जाए, जिसके सामने किसान प्रताड़ित हो, और वो 3 काले कानून ऐसे ले आए कि किसानों को 1 साल सड़कों पर बैठना पड़े। सरकार के लोग, मंत्री लोग सभी उनको कोई आतंकवादी कहे, कोई खालिस्तानी कहे, कोई कील बिछा रहे थे, कभी लाठियां चल रही थी, कभी गोलियां चल रही थी। ये सारा दृश्य देश की जनता ने देखा है। यानी कि लखीमपुर खीरी के अंदर एक मंत्री पुत्र किसानों को अपने टायरों थले रोम देता है, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ नहीं होता है, नहीं जेल में किसानों की हत्या हो जाती है, और बीजेपी के आला नेता भी चुप रहते हैं। यानी ऐसी सत्ता होगी तो किसानों के साथ क्या होगा, या स्वामीनाथन जी को किस तरह से श्रद्धांजलि दी जाएगी, या ये सरकार C2+50 इंप्लीमेंट करने की इनकी नीयत भी है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह 3 बातें कही आपने। कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक यूपीए सेकंड, की सरकार आपने ने 175 चीजें लागू करी। 1 मिनट, आपने 3 चीजें कही, 175 आपने सिफारिशें लागू की, और मैं हर आंकड़ा बताता हूं बिना लार लपेट के। आपने 3 बातें कही। आपने कहा नरेश सिरोही थोड़े असहाय दिखे। आपकी असहायता क्या थी कि 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर जो बनाई गई मनमोहन सरकार के दौरान, उसमें आपने C2+50 क्यों नहीं लागू किया? पहली बात। दूसरी बात, 3 काले कानून का आपने जिक्र किया। क्या यह सच नहीं उन 3 काले कानून जो थे उनमें से लगभग 70-80% हिस्से तो आप और आपकी सरकारों ने पहले ही लागू कर दिए थे? गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा। मैं उत्तर देता हूं ना। देखिए, पहले तो जो आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात की, उसमें मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई थी, जिसकी मेरे ख्याल से 8 मीटिंगें हुई थी। 5 मीटिंग जो है वो यूपीए के शासन के दौरान हुई, जिसमें 175 रिकमेंडेशन को मान्यता मिली और वो लागू हुई, और मात्र 3 मीटिंग जो है वो मोदी सरकार के समय हुई, जिसमें 25 रिकमेंडेशन को लागू किया गया। एक महत्वपूर्ण जो निर्णय था C2+50% का, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। जब उसी ये सारी से चीजों पर चर्चा होती है, किसान की संदीप जी, जेब में कुछ पैसा आएगा। सबसे अहम रिकमेंडेशन पर सब चुप्पी साध गए। हाँ, तो संदीप आप जी, 7 साल तक चुप्पी साधे रहे। मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। हाँ। नहीं, मैं चुप्पी बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूं कि हर चीज को स्टेज वाइज देखा गया है। अब जब यूपीए की सरकार स्टेज वाइज देख रही थी, उस पर निर्णय ले रही थी, और चुनाव आए और हम चुनाव नहीं जीत सके, तो दायित्व बनता है अगली सरकार का। हमने तो कोई कोर्ट में ये नहीं कहा कि हम C2+50% लागू नहीं कर सकते। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा। हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल साहब हैं, उन्होंने तो बोनस की भी बात करी थी कि किसानों को बोनस दिया जाए एमएसपी के साथ में। क्यों नरेंद्र मोदी सरकार ने मना कर दिया? क्यों उन्होंने कहा कि अगर आप बोनस दोगे तो हम धान खरीदेंगे ही नहीं? इस तरह की कंडीशन लगा दी थी। कई सारी चीजें हैं यहां पर जिससे नजर आता है कि केंद्र की सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। वो किसानों को मदद नहीं करना चाहते हैं, मात्र किसानों को अपने जुमलों के तहत किसानों की वोट हथियाना चाहते, ये अपनी वोट की खेती करना चाहते। आज पंजाब के अंदर अगर किसान बैठा है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो क्यों नहीं केंद्र की सरकार उसमें इंटरफियर करती? इनका भी दायित्व बनता है ना। क्या इनको पंजाब के अंदर वोट नहीं चाहिए किसानों की? पहले भी इन्होंने कहा था कि ये कौन से हमको वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, सत्यपाल मलिक जी ने उत्तर दिया कि मोदी जी ने कहा कि ये मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। जो 700 किसानों की मृत्यु हुई 1 वर्ष के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ये कह दें कि ये मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, यानी कितने संवेदनहीन प्रधानमंत्री थोड़ा सा रुकिए तो। और उसी प्रधानमंत्री संवेदनशीलता कितनी है? कर सकते हैं? 1 मिनट, संवेदनशीलता कितनी है? वो देवेंद्र शर्मा की जो रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, 1970-71 में 76 रुपए क्विंटल था दाम गेहूं का। 2014-15 में वो दाम 1400 रुपए से थोड़ा ऊपर हुआ, 19 गुना। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह, मैं बेसिक सैलरी और टीएडीए जोड़कर बता रहा हूं, नेट नहीं, वो 120 से 150, एक प्रोफेसर की 150 से 170 गुना, एक टीचर की 280 से 320 गुना। 1971 से 2014-15 तक सबसे ज्यादा वक्त सरकार किसकी थी?
1970 से 77, 80 से 84, 84 से 89, 91 से 96 और 2004 से 2014 किसकी सरकार थी? देखिए संदीप जी, समय समय पर सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार या यूपीए की सरकार थी, उन्होंने रिफॉर्म लाए। आपको याद होगा कि 2008 के अंदर 60,000 करोड़ रुपया किसानों का जो लोन है वो भी माफ किया गया। 72,000 करोड़ का भी लोन माफ हुआ है। हमने अरे दाम दे दोगे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं किसान को। उद्योगपतियों को लोन वेवर नहीं दिया। उद्योगपतियों को तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 लाख का लोन वेवर दिया है, लेकिन किसानों के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये थोड़ा एक मिनट, अब मैं ये बात थोड़ा समझना चाहूंगा। 9 साल से सरकार एक मिनट अनिल घनवत, ये मेरी समझ से परे है जो ये लॉजिक, जो तर्क हर राजनीतिक दल देता है, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। हमने जी कर्ज माफ कर दिया। अरे दाम दे दो किसान को, किसान क्यों कर्ज मांगेगा? बीमारी आप देते हो, उसकी हल्की फुल्की गोली देकर आप कहते हो देखो हम इलाज कर रहे हैं, ताली बजाओ। कमाल का तर्क है। सर, जितनी भी सरकारें आई है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है इस देश पर, और किसानों को लूटने की नीति कांग्रेस ने पहले तैयार की। कांग्रेस ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया, कांग्रेस ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को शेड्यूल 9 में डाला, और जब भी किसानों को 2 पैसे मिलने की आशंका होती है, स्थिति आ जाती है, तो फिर उस पर बैन लगा देते हैं, एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं, स्टॉक लिमिट्स लगा देते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं। और ये आज की सरकार भी कर रही है। ना मिले। पिछले साल गेहूं के दाम जब आसमान छूने लगे, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। जो खरीदी की थी तो 2100 रुपए पर वो सारा फ्लड कर दिया मार्केट। आते हैं। हाँ, इस साल 170 लाख टन गेहूं पंजाब में पैदा हुआ, हर साल होता है। और अगर उनको 3,000 रुपए का दाम मिलता तो कितना पैसा आता उनके पास? आज एक्सपोर्ट बैन की वजह से 2,000 में उनको बेचना पड़े। पर क्विंटल 1,000 रुपया, 100 लाख टन को 1,000 रुपये से मल्टीप्लाई करो, देखो पंजाब को कितना लूटा गया। अगर ये नए कानून आते तो इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते थे। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हम चाहते हैं कि एमएसपी रहे, लेकिन एमएसपी कब रहे? जब किसानों को मार्केट फ्रीडम मिले, उनको व्यापार की आजादी मिले। अगर वो आजादी मिलती है और उसके बावजूद दाम अगर गिरते हैं, तभी तो एमएसपी तो होनी चाहिए। अगर एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी है, एमएसपी में क्या दिक्कत है कि इससे नीचे नहीं बिकेगा? वो किसान को अगर आप एक थ्रेशोल्ड दे दो, एक सुरक्षा कवच दे दो, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, एमएसपी तो होनी चाहिए, लेकिन दाम एमएसपी तक ना आए, इसके लिए कुछ करो ना। नहीं, इसमें एक और खेल है ना अनिल घनवत साहब, एक सेकंड, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये एमएसपी जो तय हो रही है वो C2+50 पर तो हो नहीं रही, वो तो A2+FL पे हो रही है। C2+50 पर एमएसपी तय करने में दिक्कत क्या है? नहीं, होनी चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन आज जो आप अगर आंकड़े देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार जो रिकमेंड करती है उससे 40%, 50% कम है जो एमएसपी डिक्लेयर हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नहीं, ये तो गुजरात, बिहार, कई राज्यों के आंकड़े मैंने पढ़े हैं। A+FL की बात कहाँ करेंगे? इनकी तो ये नीति है कि किसान गरीब रहे, किसान कर्जे में रहे, किसान खुदकुशी करे। ये सभी पार्टियों की नीति रही है। खुदकुशी के आंकड़े जुटाने बंद कर दिए। कमाल की बात है एनसीआरबी ने। हाँ, वो तो आंकड़े गिनना ही बंद कर दिए। इनको शर्म आ रही है कि दुनिया को कैसे बताए कि इतने लोग खुदकुशी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे अमल किया होता तो कुछ ना कुछ बदल होता, लेकिन उनके रिपोर्ट पर अमल करने की स्थिति आनी चाहिए। अगर जो असल उनकी सिफारिश थी, तो बढ़ने देने चाहिए। बिल्कुल, जो असल रिकमेंडेशन थी उसके अलावा सब कुछ लागू कर दिया। देवेंद्र शर्मा, अगर मैं ये कहूं गलत कह रहा हूं, ओवरस्टेट कर रहा हूं क्या फैक्ट्स को?
नहीं देना चाहता, चाहे वो बाजार हो चाहे वो सरकार हो, दोनों उसको कीमत नहीं देना चाहते। और जब भी कहीं कीमत देने की बात होती है तो सबसे पहले कॉरपोरेट्स या कंपनियां एग्री बिजनेस खड़ी हो जाती हैं कि भाई हमारा जो मुनाफा है वो कम हो जाएगा। ये एक कारण है, हम सब जानते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के ऊपर जो सोच है वो ये डोमिनेट करती है कि कॉरपोरेट का नुकसान नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कंज्यूमर्स की बात, हर जो बेनिफिट देखते हैं उसको ये अश्योर करते हैं कि भाई उसको कम दाम पर खाद्यान्न मिलेंगे। और साथ ही हम कॉरपोरेट्स को भी चाहते हैं कि उनको भी कम दाम पर खाद्यान्न मिले, उनका रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता रहे। तो ये जब इकोनॉमिक सोच है हमारी, तो हम एग्रीकल्चर को एक्चुअली सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ द एम्प्लॉयज़। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हमें जानना है कि भाई क्या कारण है कि इन्फ्लेशन को, वो जो बैंड आपने कहा ना, इन्फ्लेशन का बैंड भी देख लीजिए, 4% प्लस एंड माइनस 2% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा हुआ है। लेकिन कभी आपने हाउसिंग के ऊपर, हाउसिंग भी तो सबसे बड़ा खर्चा है कंज्यूमर के लिए, चाहे वो अपना घर हो चाहे वो किराए का घर हो, हाउसिंग को क्यों नहीं उसमें गिना जाता इन्फ्लेशन में? क्योंकि उसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां सबसे ज्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं उसको तो हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और जहां कम प्राइसेस बढ़ते हैं हम चाहते हैं कि वो भी ना बढ़े, उसको हम इन्फ्लेशन मानते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये जब तक स्पष्ट नहीं होंगी, ये इकोनॉमिक ढांचा जो है ये आई थिंक इट इज बिकमिंग आउटडेटेड नाउ, और हमें इसको दोबारा जोखने की जरूरत है। संदीप जी, आपने एक बात कही थी कि भाई कितना जो कीमतें हैं किसानों की, कितनी इनकम बढ़ी है और कितनी एम्प्लॉयज़ की बढ़ी हैं या वो बढ़ी हैं। मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपने जो आंकड़े दिए थे कि 100% को हम अगर मान ले, आपने कहा था 120 जो एम्प्लॉयज़ की बढ़ी है कम से कम, और टीचर्स की बढ़ी है 320 गुना, 120 और 320 गुना उनकी इनकम बढ़ती है, और किसान की बढ़ती है 19 गुना। चलिए अगर हम कम से कम ले लें, 100 गुना ले लें जो बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उससे हम कंपेयर करें किसान की इनकम, अगर उसकी 100 गुना बढ़ती है तो जो 76 रुपए दाम था ना प्रति क्विंटल 1970 में, वो 2015 में जब 1450 रुपए हुआ तो वो एक्चुअली 7600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। अगर हम इनकम पैरिटी के नॉर्म से चलते हैं तो किसान को, गेहूं के किसान को 7600 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए था। बवाल कट जाएगा देवेंद्र शर्मा, लेकिन उसको मिला था हल्ला काट देंगे। ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले हल्ला काट देंगे, अपने दाम बढ़ते रहें, अपनी आमदनी बढ़ती रहे, उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एनिमल स्पिरिट। किसान का बढ़ जाए तो हल्ला कट जाएगा कि जी डूब जाएंगे। यही बात बिल्कुल ठीक आपने कही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए, अभी यूरोप में पिछले महीने क्या हुआ है कि वहाँ 70 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें माइटी अर्थ भी है, सॉलिडारिटी भी है, ऑक्सफैम भी है, इन सब ने एक यूरोपियन यूनियन को एक पिटीशन की है कि उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट के लॉज को अमेंड करिए और उसमें ये इंक्लूड करिए कि भाई आगे से जब भी वैल्यू चेन की जब हम बात करते हैं तो किसान को एक लिविंग इनकम मिलेगी। अब लिविंग इनकम की परिभाषा वही है जो आपने शुरू में कही थी कि कम से कम इतना उसको मिले ताकि वो अपना परिवार का खर्चा एक पूरी इज्जत से उठा सके। वो लिविंग इनकम, उसकी डेफिनेशन भी है। तो वो कह रहे हैं सरकार को, यूरोपियन यूनियन की, कि आप किसानों को, ये कंपनियों को अनिवार्य कर दीजिए कि किसानों को लिविंग इनकम मिलेगी। जब हम इंटरनेशनल चेन की बात करते हैं, सप्लाई चेन या वैल्यू चेन, उसमें वो सबसे ज्यादा जो मार खाता है वो तो किसान खाता है, जो उसमें शेयर होता है उसका बहुत कम होता है। और यही एक कारण है कि किसान चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में है, चाहे यूरोप में है, लागत कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, हमारी स्थिति क्या है, जानकर अनजान बने हुए हैं हम देवेंद्र शर्मा। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसका कारण एक और भी है, जैसा कि पहले कहा कि भाई किसी ने कहा है हमारे ग्रुप में जो हम बात कर रहे हैं आज पैनल में, कि भाई ये जो एक सोच है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, राइट हो या सेंटर हो, उसको जकड़े हुए जो है वो ये है कि एग्रीकल्चर के दाम को कम रखना है तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो किसान किसान का हाल बेहाल ही रखना है, किसान को बोझ के तले दबाए रखना है। धर्मेंद्र, किसान होना एक अभिशाप, एक गाली हो गया है क्या? अब हकीकत ये है। देखिए संदीप जी, सब लोगों ने, विद्वान लोग आपके पैनल में, आप खुद किसान परिवार से आते हो, एक बिल्कुल मैं तो एक मोटी बात कहूंगा जो किसान की अब समझ में आती है कि उपभोक्ता को महंगा ना मिले खाद्यान्न,
इसके इसके इंतजाम जो है किसान की कीमत पे करने हैं, क्योंकि राजनीति है, वोट चाहिए और वोट जो है उनको लेने हैं वहीं से। तो इसमें सीधा सीधा ये है कि किसानों की कीमतों पे, फसलों पे नियंत्रण रखो, चाहे किसान मर जाए। अभी आपने एक बात कही कि भाई कर्ज क्यों लेना पड़ता है। संदीप जी, कर्ज इसलिए लेना पड़ता है कि एक फसल में 200 रुपए की लागत आई और पता लगा जलवायु परिवर्तन अन्य कारण सेवा समाप्त होगी और ना मुआवजा मिला और ना कोई सहायता हुई। दूसरी बात, आज जो गन्ने की स्थिति है, मैं एक मोटी मोटी बात तो कह के खत्म करूंगा कि आज जो है एक साल गन्ना भुगतान नहीं होता, किसान को आपको पता है 40 रुपए का देना ही देना है। अगर उसने 2000 कुंटल गन्ना पैदा एक छोटा किसान करता है तो उसको तो 80,000 देने हैं, भुगतान हो या ना हो। वो कहाँ से आएगा? क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड का ब्याज कहाँ से जाएगा? तो जो कर्ज का भार है वो कीमतें नहीं मिलने के कारण है। आज हम खेती कर्ज पे करते हैं, सरकार कल विड्रॉ कर ले तो किसी की ऐसे किसान की स्थिति नहीं कि वो जमीन उसकी नीलाम ना हो। सरकार इस फार्मूले को लागू करने के लिए सबका एक ही फार्मूला रहा है कि उपभोक्ता को सस्ता अनाज मिले, इसलिए किसी ने भी स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पे कोई फैसला नहीं लिया। उसको धर्मेंद्र, आजकल चर्चा बड़ी ये हो रही है, जब किसान आंदोलन वापस हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी और कहा कि एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाएंगे, एक कमेटी भी बन गई। खैर, वो कानून लाने वाले कृषि सचिव उसके अध्यक्ष बने, वो बात मैं कई बार कह चुका हूं तो उसकी डिटेलिंग में फिर से नहीं जाऊंगा। पर ये एमएसपी को प्रभावी बनाना गोल गोल घूमने वाली बात है क्या? एमएसपी तय कैसे होती है? उसका फॉर्मूला क्या है? पहले वो फॉर्मूला सही होना चाहिए ना। A2+FL पर आप एमएसपी निर्धारित करेंगे और आप वहां गला फाड़ते रह जाएंगे कि अरे ये तो जी C2 बराबर भी नहीं हुई, मेरी लागत 30% बढ़ चुकी है, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। ये गोल गोल कब तक घूमेंगे हम? आप आजकल सरकार से काफी बातें हो रही हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल जाता है, इस बारे में कुछ सोच विचार हो भी रहा है कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर एमएसपी की बात करते हैं तो देश में जो है, हम सबसे पहले सही बात है आपकी कि किस लागत पे मिले, तो उसके लिए मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये जब तक नहीं हो सकता जब तक सीएसीपी रहेगा। एमएसपी तय करने के लिए एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ट्रिब्यूनल में हम अपनी बात रखें, सरकार अपनी बात रखे और जो एक एवरेज आएगा उस पर एमएसपी तय होगा। ये सीएसीपी जो है ये कानूनन बॉडी नहीं है, ये लीगल बॉडी नहीं है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अगर फैसला ट्रिब्यूनल में होगा तो वो वहां पे न्याय संगत होगा और हमारा ये है कि सीएसीपी। अभी तो हालत ये होती है कि महाराष्ट्र या गुजरात भी या बिहार जो दाम कहते हैं कि लागत इतनी लगी है, उससे भी कम कीमत पर एमएसपी तय हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सीएसीपी की बैठक में जब हमने इस बार चेयरमैन साहब से सवाल किया तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, हम केवल आपकी लागत के आधार पर दाम तय नहीं करते, हम आयात और निर्यात भी देखते हैं। तो अगर देश में जो है, तो आप खेल समझिए संदीप जी कि एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, वो भी एक बड़ा खेल है। अभी आप G20 में जो हुआ है ना, G20 में ये पोल्ट्री फार्म, ये जो आपका इसका है पोल्ट्री का है, हमारा कृषि का, ये खत्म हो जाएगा। ये आयात जब जीरो ड्यूटी तो मतलब गोल गोल क्या किसानों को घुमाया जा रहा है? जब उनको कीमत देने की बात आती है, ज़बानी जमा खर्च तो बड़ी आसानी से कर देते हैं, जी अन्नदाता हो, जय किसान, आप बलवान, आपके कांधों ने बचा लिया देश को, 81 करोड़ 10 लाख लोगों को अनाज भी मिल गया। उन्हें दाम देने की बारी आती है तो गोलमोल क्यों हो जाते हैं? बात किसानों की हो रही है, मेहनत की माकूल कीमत की। सभी पैनलिस्ट से मेरा एक ही सवाल है, क्या C2+50% के हिसाब से किसानों को दाम मिल पाएंगे? क्या हम ये सच्ची श्रद्धांजलि एमएस स्वामीनाथन को दे पाएंगे? देवेंद्र शर्मा। बिल्कुल मिल सकते हैं, अगर किसान अपनी वोट की ताकत को समझे और ये जाने कि भी उसको किसानी के नाम पर वोट करना है, ना कि किसी धर्म और राजनीति के। अनिल जिस दिन किसान अपनी सरकार बना पाएंगे। थोड़ा छोटा रखिएगा, बहुत कम समय है। अनिल घनवत, हो पाएगा? पाबंदियां रहती है तो किसानों को C2+FL मिलना ही चाहिए, वो उनका हक है। जब तक पाबंदियां है तब तक किसानों को उचित दाम देना सरकार की जिम्मेवारी है। धर्मेंद्र मलिक।
किसान आंदोलन इसके लिए एक अच्छा मौका था जो किसान नेताओं ने गंवाया है। जब तक दोबारा इस देश में ऐसा आंदोलन मजबूत नहीं होगा तब तक मुझे तो उम्मीद नहीं है। चरण सिंह सापरा। अंग्रेजी मुहावरा है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। C2 प्लस 50% बिल्कुल हो सकता है। सरकारें बड़ी होती हैं, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से यह हो सकता है, इसकी योजना बन सकती है। निश्चित रूप से संदीप जी, मेरा कहना है कि C2+50 मिलना चाहिए और जो लागत निकालने का तरीका है वो भी ठीक होना चाहिए। हो सकता है, पर वो मंशा, वो नीयत है क्या सरकारों की? क्योंकि इतिहास भी आपके सामने आज मैंने पेश किया। क्या हम डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सही श्रद्धांजलि देंगे? उनके सुझाए फॉर्मूले के हिसाब से दाम तय होंगे क्या? आजमगढ़ यूपी से विजयपाल सिंह कहते हैं, फ्री का राशन बांटकर चुनाव लड़ना है, किसान हित की किसको पड़ी है? जबकि राजस्थान से, हनुमानगढ़ से राजेंद्र हैं, वो कहते हैं आपने अच्छा मुद्दा उठाया, किसानों के लिए C2+50% लागू होना चाहिए। होगा कब? किसान को इंतजार है।